हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस का जो सेकंड चैप्टर है सिलेबस वाइज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि जो के भगवान ने बुक है उसमें दिया हुआ है सेकंड चैप्टर बेसिक केमिकल कैलकुलेशन, ठीक है, चैप्टर 2। तो इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूनिट्स और यूनिट कन्वर्जन के बारे में, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल लेके डिफरेंट टाइप्स के जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं जो सिलेबस में दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे। इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर में कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, जैसे आप लोग हाई स्कूल में 11th में डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के बुक में पढ़े होंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, पूरा चैप्टर ही है। तो थोड़ा सा उसी चैप्टर से कुछ पार्ट डेफिनेशन का है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको हम डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग उसको अलग से बुक से पढ़ लीजिएगा। बस थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली कि चैप्टर शुरुआत करने से पहले एक हम लोग का बेस बन जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कुछ दिए हुए हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दिया हुआ है एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, मोल और ग्राम मोल एंड किलोग्राम मोल, उसके बाद ग्राम एटम या किलोग्राम एटम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। तो एटॉमिक बहुत ही सिंपल है। जैसे किसी भी चीज का एक मास होता है, जैसे आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसको वो वेट करता है, ठीक है। 1 kg 2 kg या 100 ग्राम 200 ग्राम या मिलीग्राम, तो वो जो उसका वेट होता है सेम वैसे चीज है। जैसे किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, किसी पिंड का एक मास होता है, उसी तरीके से जैसे बॉडी या पिंड है तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो जैसे बड़ी चीज का हम कोई वेट करते हैं तो उसका एक मास आता है। उसी तरीके से अगर किसी इतने सारे एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट के एक एटम को हम लोग उसका मास निकालें तो जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। बहुत ही क्लियर फंडा है इसका, बहुत ही क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में कि जो उसका मास होगा एग्जैक्ट। एटम कैसे किससे मिलकर बना होता है आप लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर न्यूक्लियस के बाहर राउंड करते हैं अलग अलग कोष में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो योग कह सकते हैं, उनके जो मास का योग है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है इन कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो केवल नाभिक में जो होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो किसी एटम का जो सारा द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में केंद्रित होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा काफी कम होता है। तो जो प्रोटॉन, आप कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में उपस्थित होते हैं, जितने भी हो 10 12 20 जो भी हो, उनके टोटल जो मास होते हैं वो उसका कहलाता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक मास किसके लिए। जैसे किसी चीज का भी एटम ले, कोई एटम, हाइड्रोजन एटम हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो ये जो एटम है, ठीक है, एटम को इस तरीके से लिखते हैं, जो भी इनका सिंबॉलिक फॉर्म होता है उस तरीके से। तो ये जो मास होगा इनका उसको एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कोई अणु है, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ये तो एटम है, लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन एटम मिल जाए और ये हाइड्रोजन गैस बना लें, हाइड्रोजन गैस H2, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल हो गया, H2 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो गए, NO2 हो गया, NO3 हो गया, तो ये सारे क्या है, ये मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो जो इनका मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मोल मींस जो मोल आया है वो मॉलिक्यूल से ही आया हुआ है। तो एटॉमिक मतलब जो सिंगल सिंगल ऐसे होंगे, मतलब जो केवल एक एटम होगा उसका जो मास होगा उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। और मॉलिक्यूलर मास इस पूरे का जो मास होगा, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का जो एटॉमिक मास होगा उनको जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन का इसका जो मास होगा, अब यहाँ पे एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 गुणे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो ये आएगा, ये क्या आएगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ ये समझ होंगे। अब देखते हैं एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा था, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, आपको समझ होंगे। एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक में वेट जस्ट एक नंबर है, और वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि जिस भी मॉलिक्यूल्स का हो तो मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, और एटम का होगा तो उसको एटॉमिक वेट बोलेंगे, ठीक है। तो वो नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कार्बन 12 के कार्बन 12 का जो मास होता है, कार्बन C12 का जो मास होता है उसके 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एटॉमिक वेट का जो या मॉलिक्यूलर वेट का जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए इसको ऐसे लिखे, मॉलिक्यूलर वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए लिख लीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, ए कंपाउंड भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, मास ऑफ ए बटे 1/12 गुणे मास ऑफ C12, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मास ऑफ ए, जो भी ए का एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है या कोई एटम भी हो सकता है, इसलिए अगर कोई एटम होगा तो उसको एटॉमिक वेट बोलेंगे, और मॉलिक्यूल होगा कोई इस तरीके से H2O, NO2, NO3, NH3 ऐसे करके होगा कुछ, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, ठीक है।
तो ए की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला जो कॉमन फॉर्मूला यही है कि मास ऑफ ए, ठीक है, ए एटम भी हो सकता है और ए मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे 1/12 गुणे मास ऑफ C12, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट का, तो अगर देखेंगे ऊपर इसको निकालेंगे तो जो मास ऑफ ए है तो मास का जो यूनिट होता है ऊपर केजी आएगा, नीचे 1/12 से मतलब क्या यूनिट के बारे में बताना चाह रहा हूं, और मास ऑफ C12 तो इसको अभी यूनिट होगा केजी होगा, ठीक है। तो केजी केजी क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 आएगा। मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, बस एक नंबर को शो करता है वो, ठीक है। वो बस ये बताता है कि जो ए है, ए एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, जो ए का मास है वो C12 के मास के 1/12 भाग से कितना गुना होता है, ठीक है। एक कंपैरिजन करता है कि C12 जो है 12 इसके मास के 1/12 भाग से कितना गुना ये भारी या हल्का होता है, ये बताता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जांपल लें C12 का ही हम लोग एग्जांपल लें C12, तो इसमें क्या होता है, C12 का देखा गया, C12 का मास निकाला गया मास स्पेक्ट्रोग्राफी से, मास स्पेक्ट्रोग्राफी या स्पेक्ट्रोमेट्री कह सकते हैं उसको, तो उससे उसका मास निकाला गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये निकल के आया 1.9926 गुणे 10⁻23 ग्राम, ठीक है। C12 के एक एटम का जब मास निकाला गया तो आया इतना, ठीक है। और जब इसको 12 से हम लोग भाग कर देते हैं तो ये आता है 1.66054 गुणे 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो मतलब कि C12 का जो मास हम लोग निकाले एक्सपेरिमेंटली या मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, तो ये आया 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। इसको 12 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1.66054 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AMU, AMU मतलब 1 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। एटॉमिक, इसको AMU या U से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक U या एक AMU। तो जो ये जो 12 से भाग देने पे जो क्वांटिटी आई, ये जो होता है 1 AMU के बराबर होता है, या 1 AMU इतने के बराबर होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे भाग दे रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, इसको ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 AMU या इतना, ठीक है। जितना भी मास ऑफ ए आ रहा है उसको इतने से भाग देंगे, जो भी आएगा उसके बाद वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से अगर ये ए जो है कि कोई एटम होगा तो उसको एटॉमिक वेट बोलेंगे, और कोई मॉलिक्यूल्स होगा जैसे ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। और ये डिफरेंट क्या हो गया इसमें कि जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बस एक नंबर शो करता है। अब वो बताता क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बन 12 का जो मास है उसके 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है। ये बताता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना होगा आप लोगों को तो। उसके बाद आगे आता है मोल और ग्राम मोल और किलोग्राम मोल, ठीक है। तो मोल जो है, मोल कॉन्सेप्ट एक पूरा बहुत ही लेंथी टॉपिक है, हम लोग पूरा अंदर नहीं जाएंगे, बस समझने के लिए काम करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मोल क्या होता है, मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मोल भी क्या है, एक संख्या को, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मोल हो कहीं लिखा हुआ हो या ग्राम मोल लिखा हुआ हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मोल या ग्राम मोल दोनों एक ही चीज है, और अगर किलोग्राम लिखता है तो वो अलग चीज है, ठीक है। मतलब ग्राम मोल जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है मास का जो यूनिट होता है, उसी तरीके से जो पदार्थ की मात्रा हम लोग काउंट करते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल भी मोल या ग्राम मोल या किलोग्राम मोल, ठीक है। तो मोल और ग्राम मोल एक होता है, किलोग्राम अलग होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलो मोल बराबर 1000 ग्राम मोल। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, उसी तरीके से 1 किलो मोल में 1000 ग्राम मोल, या इसी को हम लिख सकते हैं 1000 मोल, ठीक है। तो ग्राम मोल लिखा हुआ या मोल दोनों एक ही चीज है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मोल का, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं आप लोगों ने सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर सॉरी अवगाद्रो नंबर है, अवगाद्रो संख्या। तो एक मोल में कितने होते हैं वो, अवगाद्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻3 नंबर, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे आप कार्बन ले लीजिए, ठीक है। कार्बन का अगर 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन का 1 मोल ऑफ
कार्बन, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन है, तो अगर कोई पूछे आपसे 1 मोल कार्बन में कितने एटम होंगे इसके, तो वो जो एवोगैड्रो नंबर होता है या एस इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके बराबर 1 मोल ऑफ सी इसमें के बराबर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। एक मोल ऑफ कार्बन में इतने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लेंगे तो उसमें इतना ही रहेंगे, ये नहीं केवल कार्बन के लिए नहीं सही है, 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल होगा किसी भी एलिमेंट का हो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटम हो उसका 1 मोल होगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे इतना ही होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया एटम का, लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो नीचे भी आ रहा है, इसको मैं बता रहा हूं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। जैसे 1 मोल को हम क्या लिखते हैं, 1 ग्राम एटम। जैसे जब ये इस रूप में होता है, एटम के रूप में होता है, एटम के रूप में, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग ग्राम एटम, मोल को ही ग्राम एटम करते हैं। केवल कहने का तरीका बदलता है, कॉन्सेप्ट वही है, केवल 1 मोल को हम लोग क्या करते हैं, ग्राम एटम में लिखते हैं। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सी बराबर कितना, उसमें एटम होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, ठीक है। लेकिन जब वही कोई मॉलिक्यूल हो, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस जो मैंने पीछे आपको बताया, या पानी हो, H2O हो, ठीक है, तो 1 मोल H2O, 1 मोल H2O, ठीक है, ये इसमें कितने नंबर होंगे, इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल H2O में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे। अब यही सेम चीज, यही जो ये अवोगाड्रो संख्या होता है उसी के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, मॉलिक्यूल्स, अणु या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे 1 मोल H2O इक्विवेलेंट है किसके, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, इसको अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो ये मोल में हो, अगर ये किलो मोल होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये किलो मोल होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किलो मोल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे किलो मोल होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलो मोल होगा, लेकिन ये 1 मोल जब रहेगा तो इतना ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मली हम लोग मोल में ही लिखते हैं, किलो मोल नहीं लिखते हैं। एक चीज ये हो गया, ठीक है। उसके बाद तो ये सेम ऐसे जैसे ग्राम एटम है, जैसे यहाँ पे 1 किलो मोल बराबर 1000 ग्राम मोल, उसी तरीके से यहाँ पे 1 किलोग्राम एटम बराबर 1 किलोग्राम एटम बराबर 1 किलोग्राम 1 केजी एटम, 1 केजी एटम ऐसे करके लिखते हैं इसको, बराबर 1000 ग्राम एटम, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं इसको। जैसे 1 किलो मोल बराबर 1000 ग्राम मोल, उसी तरीके से 1 किलोग्राम एटम बराबर 1000 ग्राम एटम, ठीक है। तो ग्राम एटम कब लिखेंगे, जब एटम एटॉमिक एटम रूप में रहेगा, कोई जैसे कार्बन हो, केवल सी है, नाइट्रोजन ऐसे करके है, एन है, तो जब एटम के रूप में रहेगा तो ग्राम एटम का यूज करेंगे। जब अणु के रूप में रहेगा, जैसे हाइड्रोजन एटम हुआ, मतलब हाइड्रोजन गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, अमोनिया गैस हुआ, तो ये सब जो कंपाउंड बन जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं, ठीक है, एटम के रूप में नहीं रहते हैं, तो वहां उस केस में हम लोग मोल या ग्राम मोल या किलोग्राम मोल का यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज के साथ में यही कि इसी को ये जो बराबर होता है 1 मोल, 1 मोल जिससे भी किसी भी एलिमेंट का हो, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हो, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होगा, एटम होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो उसका जो एटॉमिक वेट होता है, जैसे कार्बन 12 का जो एटॉमिक वेट है 12 है, ठीक है, तो ये जो होता है 12, और उसी को अगर हम ग्राम में लिख देंगे तो वो उतने के बराबर हो जाता है, ठीक है। 1 मोल 12 ग्राम सी, 12 ग्राम कार्बन जो होता है, 12 ग्राम कार्बन अगर होगा, सी केवल सी की बात कर रहा हूँ, 12 ग्राम कार्बन एटम होगा तो वो 1 मोल के बराबर होगा, या 1 मोल कार्बन होगा तो 12 ग्राम कार्बन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या 12 क्या है, आया क्या, एटॉमिक वेट से आया, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है 12 होता है, और उसी को अगर हम ग्राम में लिख दें तो 1 मोल के बराबर होता है, केवल 1 मोल के, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 मोल करते हैं, इधर 2 कर देंगे तो यहाँ पे 12 गुणे 2 कर देंगे, जैसे यहाँ पे 1 गुणे 2 किए हैं, तो अगर 3 मोल का हो तो यहाँ पे 3 गुणा कर देंगे, 12 3 36, 4 का गुणा करेंगे, इधर 4 मोल, इधर 5 45, इधर 5 का 5 मोल का, यहाँ पे 12 60, ऐसे करके हम लोग निकालते जाते हैं, ठीक है। तो ये केवल कार्बन का नहीं है, किसी का भी होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लिख के उसको ग्राम में लिख देंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये गवानी की बुक से, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ध्यान देंगे तो सब पीछे का ही है, इंटर का है, 12th का है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है, सारी चीजें वहीं से आ रही है, काफी सारी चीजें मिलती हैं वहीं से, बस आप लोग को देखना है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। गवाने में बहुत ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग अपना होमवर्क समझ सकते हैं, किसी को नहीं आएगा तो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसके उसी से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 2.1 के गवानी की बुक से ही है, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द किलोग्राम एटम्स ऑफ कार्बन विच वे 36 ग्राम 36 केजी।
कह रहा है कि 36 केजी कार्बन है तो उसमें किलोग्राम एटम्स कितने होंगे, ठीक है, या 36 किलोग्राम कार्बन है तो उसमें किलोग्राम एटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो बेसिस हम मानेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था बेसिस मानने का, मतलब जिस बेस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी को बेसिस करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिस क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, क्या दिया, 36 केजी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके 36 केजी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ये आपका हो गया बेसिस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चूंकि कार्बन है तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है आपको लिखना पड़ेगा ये, सिंस एटॉमिक वेट, वेट ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, एटॉमिक 12, ठीक है, एटॉमिक वेट बराबर 12, हेंस 12, हेंस 1 किलोग्राम एटम पूछा है तो किलोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, हेंस किलोग्राम एटम बराबर 12 केजी, ठीक है। मतलब कि जैसे वहां पे 1 मोल बराबर होता था, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता था उसको लिखते थे, उसको ग्राम में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम में है तो इसको भी केजी में कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ग्राम में होता है ग्राम एटम तो इसको ग्राम में लिखते, ठीक है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे 1 किलोग्राम तो यहाँ पे भी किलो यहाँ पे भी लगाए, किलो यहाँ पे भी लगाए, अगर यहाँ ग्राम होता तो यहाँ भी ग्राम लिखते, ठीक है। तो एक जैसे हम लोग अगर मॉलिक्यूल्स का लिख रहे थे तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं या किलोग्राम होते हैं, तो उसको जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता था उसी को लिख के उसका ग्राम, उसको ग्राम में लिख देते थे, तो वो उसका 1 मोल हो जाता था, उसके बराबर होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन एटम की बात हो रही है, केवल सी की बात हो रही है, कोई कंपाउंड नहीं, CO2 वगैरह इस टाइप से कुछ नहीं बना रहा है, केवल सी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है, केवल किलोग्राम एटम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम एटम जो है बराबर होगा 12 केजी के, ठीक है। तो यहां से इसको निकालेंगे तो 1 केजी में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1 किलोग्राम एटम बराबर 12 को लिख सकते हैं हम लोग, 1 गुणे 12 केजी, ठीक है, 1 गुणे 12 केजी। अब क्या करेंगे, हमको 36 केजी में निकालना है, क्योंकि 12 केजी में 1 किलोग्राम एटम हो रहा है, ठीक है, 12 केजी कार्बन में 1 किलोग्राम एटम हो रहा है, तो 36 में हमको निकालना है। तो 36 में निकालने के लिए पहले 1 में निकालना पड़ेगा, 1 केजी में कितने किलोग्राम एटम होते हैं, तो जो 12 यहाँ है उसको मीटर भेजेंगे, ठीक है। तो गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं ऐसे ही इसको हम लोग मिटा देंगे, और ये जो 12 है यहाँ पे, ये यहाँ पे गुणे में था, यहाँ पे बट्टे में आ गया, ठीक है। मतलब 1 केजी कार्बन बराबर 1/12 किलोग्राम एटम, ठीक है। अब इसी को हम लोग चाहे तो ऐसे पलट के लिख सकते हैं, तो इसलिए अब 36 केजी में, चूंकि 1 केजी में इतना हो रहा है तो 36 केजी में क्या होगा, अब दोनों पक्ष में 36 से गुणा कर देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अब लिखते जाएगा, मैं साफ में कर दे रहा हूं। तो चूंकि 1 केजी में इतना है तो 36 में कितना होगा, तो गुणे 36 कर देंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो 12 36, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 36, इसको हम इधर कर लेना है, इसको इधर कर लेना है, ठीक है। 36 केजी यहाँ पे, अब बराबर लिखिए, इक्विवेलेंट का साइन लगाइए, कोई गलती नहीं है, इसको आप इक्विवेलेंट करेंगे तो सही रहेगा, और ठीक है। तो 36 केजी इक्विवेलेंट कितने हो जाएगा, 3 किलोग्राम एटम के, ठीक है। किलोग्राम, इसको एटम ऐसे करके लिखिए या इसको ऐसे करके लिखिए, ये बराबर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 किलो एटम ऑफ सी। तो ये आंसर हो गया, यही 3 आना था इसको, तो ये 3 पूछा हुआ है, 3 किलो एटम, ठीक है। 36 केजी में कितने होंगे किलोग्राम एटम पूछा था, तो 3 किलोग्राम एटम होंगे कार्बन के, ठीक है। तो ये पहला सवाल है, कितना आसान सवाल है, सिंपल, कुछ करना नहीं है आपको, जो उसका मॉलिक्यूलर, जो भी पूछ रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो जो ये एटॉमिक वेट होता है कार्बन का 12 होता है, ठीक है। तो जितना एटॉमिक वेट होता है 12, उसी 12 के आगे हम लोग किलोग्राम या ग्राम लिख देंगे, ठीक है, ग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्राम लिख देंगे तो कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम एटम के या 1 किलोग्राम एटम के, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे किलोग्राम, चूंकि यहाँ पे केजी में ही दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1 किलोग्राम एटम लिखेंगे, ठीक है। और ये 12 केजी, न कि यहाँ पे ग्राम नहीं लिखेंगे, केजी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी किलोग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। अगर किलो नहीं दिया होता, केवल ग्राम एटम दिया होता तो यहाँ पे हम ग्राम लिखते, बस, ठीक है। अब ये आपको मालूम हो गया कि 12 केजी में 1 किलोग्राम हो रहा है, तो 1 केजी में कितना होता है, 1/12 हो जाएगा। अब 36 में गुणा कर देंगे 36 से, सेम यही मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 KMnO4, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, इसको कुछ करना नहीं है, बस काउंटिंग करना है, ठीक है। ये आप लोग सब लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं 2.4। 2.4 क्या है, 2.4 कह रहा है हाउ मेनी, मैं क्वेश्चन आप लोगों को एडिट करते टाइम डाल दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, या बुक से, ये 2.4 नंबर क्वेश्चन है गवानी के बुक से, तो ये भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ एथेन आर देयर इन 210 किलो मोल। ये कह रहा है कि 210 किलो मोल एथेन गैस है, ठीक है, 210 किलो मोल एथेन गैस है, तो वो किलोग्राम में कितना होगा, मोल में दिया हुआ है, किलो मोल में, तो वो पूछ रहा है कि वो किलोग्राम में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिक्स मानेंगे, वैसे ही बेसिक्स आपको मानना पड़ेगा, इस बेस पे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कितना है, 210 किलो मोल ऑफ एथेन,
ठीक है। तो फिर आपको ऐसा ही लिखेंगे, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको यहाँ पे C2H6, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा आप लोगों को तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, आप जैसे भी इसको पता करें याद करके रट्टा मार के, ठीक है। तो एथेन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसका जब निकालेंगे, अब ये क्या है, यहाँ पे एटॉमिक वेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, चूंकि 2 कार्बन है तो 2 गुणे एक कार्बन का जो होता है एटॉमिक वेट कितना 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक होता है 1 होता है, कितना हो गया 12 24 और ये 6, ये कितना हो गया 30, ठीक है। तो जो C2H6 है इसका जो वो आया मॉलिक्यूलर वेट आया वो क्या है 30, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये आप लोग निकालने के मैं बताया हूँ, आप लोग इसको मुंह जबानी लिख सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6 बराबर 30, ठीक है 30, हेंस अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, हेंस 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 1 किलो मोल बराबर 30 kg, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ ग्राम में नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किलो मोल में दिया, अगर केवल मोल दिया होता तो मैं यहाँ पे ग्राम में लिखता, ठीक है। क्योंकि इधर भी किलो मोल लिखा है, इधर भी हम लोग क्या करते हैं किलो केजी में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो ग्राम में भी करके लिख सकते हैं, बाद में आपको किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक मोल बराबर किया इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं उसमें 30 ग्राम, ठीक है, 1 मोल बराबर 30 ग्राम। जो 1 मोल एथेन है वो इक्विवेलेंट होता है 30 ग्राम, या 30 ग्राम जो एथेन है वो इक्विवेलेंट होता है 1 मोल के। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी किलोग्राम्स आर इन 210 किलो मोल। तो चूंकि 1 किलो मोल में 30 केजी हो रहा है, ठीक है, तो 1 केजी में 30 के 1 किलो मोल में 30 केजी, हेंस यहाँ पे इसको साइन ऐसे कर देंगे, ठीक है, 30 210 माफ कीजिएगा, इसको 210 है, 210 गुणे 1 किलो मोल में 30 गुणे 210 केजी, ठीक है, इतना होगा। क्योंकि 1 किलो मोल में 30 केजी हो रहा है तो 210 किलो मोल कितना होगा, 210 का 2% गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे 21 या 63 हो गया, 2 जीरो बढ़ा देंगे, इतना केजी हो गया। मतलब ये 200 ये जो बेसिक मैंने माना हुआ यहाँ पे 210 किलो मोल में 6300 या 6300 किलोग्राम एथेन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका। देख रहे हैं बहुत इजी है, ऐसे ऐसे ही सवाल लगेंगे, सब सवाल ऐसे ही लग जाएंगे। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 2 पॉइंट फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 500 ग्राम। ये क्वेश्चन है 2.6। इसमें बेसिस मानेंगे क्या, बेसिस क्या दिया है, फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें कितने मोल्स होंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है मोल्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये गैस होगा, ऑक्सीजन एटम की बात नहीं कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट नहीं होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 500 ग्राम्स ऑफ O2, ये इसका बेसिस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट हेंस सिंस यहाँ पे सिंस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होता है ऑक्सीजन का 32, ठीक है, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, ये होता है 32। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा अभी 32 होगा। अब 32 है तो हम क्या, मैंने क्या कहा था, अब 32 जितना भी मॉलिक्यूलर होता है उसके आगे हम ग्राम लिख दें, यहाँ पे 32 मॉलिक्यूलर रेट हो गया। अब इसके आगे ग्राम लिख दें तो ये कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ये 1 मोल या 1 ग्राम मोल बराबर होता है, ठीक है। 32 लिख लीजिए, जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है उसको लिख लीजिए, उसके लिए ग्राम लिख लीजिए, और वो बराबर होगा किसके 1 मोल के। तो 1 मोल जो ऑक्सीजन होगा O2, 1 मोल O2 जो होगा वो 32 ग्राम O2 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि हमारे पास कितना है 500 ग्राम O2 है, क्योंकि 32 ग्राम O2 1 मोल के बराबर है। तो इसको हम अगर इसको गुणे 1 करते हैं, और क्या करें, क्योंकि गुणे हमको 500 ग्राम में निकालना है, तो 32 ग्राम में दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम लोग 1 ग्राम में पहले निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम में निकालेंगे, क्या करेंगे, 32 इसको इधर कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ से हटा दिया इसको, और यहाँ पे आ गया ये 32, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 1 ग्राम बचा, ठीक है। अब हमको निकालना कितने में है 500 ग्राम में, तो चूंकि 1 ग्राम में 1/32 मोल होगा, तो 500 ग्राम कितने होगा, 500 का इधर गुणा किए तो इधर भी 500 का गुणा कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये दिया हुआ है, आप लोग एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। 15 पॉइंट बराबर होगा ये कितने के 15.625 मोल, ये कितने में होगा 500 ग्राम में, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, 500 ग्राम जो होगा इतने
मोल के बराबर होगा। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही है, आप लोग सब चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से दिया है कन्वर्ट 499 ग्राम कॉपर सल्फेट इनटू मोल्स। ठीक है, सेम ऐसे ही है, उसका जो भी दिया है उस फॉर्मूले का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकाले 32 यहाँ पे लिखे किनारे कहीं भी, फिर से मैं बता रहा हूँ 32 लिखे, उसको आप ग्राम में लिखिए किलोग्राम, देख लीजिए कि ये किसमें दिया, किलोग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे केजी लिखिए। ठीक है, अगर ग्राम दिया है केवल ग्राम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम लिखिए और इसको बराबर कर दीजिए 1 मोल की। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे आप यूज करके आप लोग जो एक नियम वाला होता है 32 किलोग्राम में 1 मोल है तो 1 किलोग्राम में कितना मोल होगा, ऐसे निकाल के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2.8 हम लोग सॉल्व करते हैं। 2.8 के गमानी का ही है, दिया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 विल कंटेन 64 kg ऑफ सल्फर। इसको लिख देता हूं मैं क्वेश्चन आपको, हाउ मेनी moles of H2SO4 how many moles of H2SO4 will contain 64 kg of sulfur। इसमें ये दिया हुआ है, जैसे आप लोगों को इसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा और यही कॉन्सेप्ट सब में यूज करेंगे हम लोग। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे एक H2SO4 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 मोल H2SO4। ठीक है, 1 मोल H2SO4 है तो ये इक्विवेलेंट है या बराबर इक्विवेलेंट है किसमें, 2 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन या 1 मोल H2 कर सकते हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया और एक एटम। इसके कहने का मतलब ये है कि जो 1 मोल H2SO4 है उसमें 2 मोल क्या है, हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये इक्विवेलेंट कर देंगे हम लोग किसके, सल्फर के, 1 मोल सल्फर। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 मोल जो H2SO4 बनेगा उसमें 1 मोल सल्फर एटम होगा। ठीक है, जैसे इसको देखने से मालूम चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूं 1 मोल H2SO4 इक्विवेलेंट टू 2 मोल हाइड्रोजन इक्विवेलेंट टू 1 मोल सल्फर। ठीक है, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन ये सल्फ्यूरिक एसिड बनने में उसमें चाहिए कितना, 1 मोल सल्फर चाहिए, उसके बाद कितना चाहिए, 4 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये इसमें क्या दिया है कि 64 kg ऑफ सल्फर। ठीक है, तो क्या करेंगे, चूंकि मोल में है तो इसको तो हम चाहे केजी में बदल लेते हैं यहीं से। ठीक है, तो इसको बदलेंगे तो आप इसमें कितना होगा सल्फर एटॉमिक वेट जो सल्फर इसका H2SO4 है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो जो H2SO4 का यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, एटॉमिक वेट कितना निकालते हैं H2SO4। ठीक है, तो इसमें कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे 1, 2 हाइड्रोजन तो 2 यहाँ पे कर लिए, और 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है 1। ठीक है, प्लस सल्फर एक ही है, इसका 32 होता है, और ऑक्सीजन 4 है तो 4 गुणे 16, तो कितना हो गया, 2 प्लस 32 प्लस 16 से 64, कितना हो गया ये 4 2 6 2 8 98 होगा, आई थिंक 6 3 9। ठीक है, तो ये 98 आया। तो 98 मतलब एक जो मोल H2SO4 है। ठीक है, तो H2SO4 का जो एटॉमिक वेट आया, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट आया जो 98 आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसी को, चूंकि 1 मोल है यहाँ पे, 1 मोल पहले से लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल जो होता है बराबर किसका होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसी का हम लोग ग्राम में लिख देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 98 ग्राम H2SO4। ठीक है, चूंकि ये मोल में इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, 1 मोल सल्फर है तो सल्फर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, एटॉमिक वेट 32, तो 32 ग्राम सल्फर हो गया, और ये फिर इक्विवेलेंट हो गया कितना है 4, 16 से 64, यहाँ पे 64 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो अब हमको जो भी दिया उसको हम लेके यूज कर लेंगे। इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 विल कंटेन 64 kg ऑफ सल्फर। तो इसमें H2SO4 और सल्फर के बीच पूछा है, तो बस उसी को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, उसी का यूज करेंगे यहाँ पे, इसका और इसका यूज करेंगे, बाकी का आपको जरूरत नहीं है तो उसका यूज नहीं करेंगे। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 98 ग्राम H2SO4 बराबर 32 ग्राम सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब चूंकि 32 ग्राम सल्फर में 98 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, 98 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल लिख सकते हैं। तो या तो इसको ऐसे कर लें, इसको हम क्या करें, इसको 98 ग्राम को मोल में कर लेते हैं, क्योंकि हमको मोल में पूछा है यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4। तो या तो 98 ग्राम को हम लोग मोल में यहाँ पे कर लें, 1 मोल H2SO4
इक्विवेलेंट टू 32 ग्राम सल्फर। ठीक है, 1 मोल H2SO4 इक्विवेलेंट टू 32 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो चूंकि कितना है सल्फर है 64 ग्राम है। ठीक है, तो 32 इसका दूना है, मतलब दोनों में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो इधर करते हैं 2 गुणे 1 मोल H2SO4, इधर क्या हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, 64 ग्राम सल्फर। और यही दिया हुआ है कि 64, माफ कीजिएगा यहाँ पे केजी में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे किलो मोल कर लेंगे यहाँ पे, तो ग्राम में करते आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 64 केजी कर लेंगे यहाँ पे सल्फर, और यहाँ पे हम लोग किलो मोल कर लेंगे 2 किलो मोल H2SO4, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। यहाँ पे ग्राम में सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 64 केजी सल्फर, ठीक है 64 केजी सल्फर इक्विवेलेंट टू 2 किलो मोल H2SO4। ठीक है, तो यही पूछा भी था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 विल कंटेन 64 केजी ऑफ सल्फर, मतलब 64 केजी सल्फर चाहिए 2 किलो मोल H2SO4 बनाने के लिए। मतलब अगर 2 किलो मोल H2SO4 आपके पास है तो उसमें 64 केजी क्या होगा सल्फर होगा। तो आपको यही पूछा था 2 किलो मोल कितना H2SO4 होगा कि उसमें 64 किलोग्राम सल्फर रहे। ठीक है, तो आपके पास अगर 2 किलो मोल या 2 किलोग्राम मोल H2SO4 रहता है तो उसमें 64 ग्राम सल्फर होगा। तो आपका आंसर यही हो गया 2 किलो मोल सल्फर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही इजी है। उसके बाद इसी तरीके से इसका अगला सवाल है 2.9 भी, उसको भी सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही है। 2 ही 3 तरीके के सवाल पूछते हैं, ज्यादा इसमें पूछता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए इसको एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोल्स ऑफ K2CO3। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द मोल्स ऑफ K2CO3 that will contain 117 केजी के फॉर क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है 2.9 है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, गवानी का 2.9 क्वेश्चन है, फाइंड द मोल्स ऑफ K2CO3 दैट विल कंटेन 117 केजी पोटास। ठीक है, पोटेशियम या पोटास। इसका कहने का क्वेश्चन मतलब क्या है कि कितना मोल K2CO3 रहेगा जिसमें 117 केजी पोटास होगा। ठीक है, तो सेम यही चीज, ये वाला दोनों रूल हम अपनाएंगे, या मोल या किलो मोल जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसमें हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, K2CO3 का हमको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो जो K2CO3 है उसका मॉलिक्यूलर रेट निकाल देते हैं हम लोग। जैसे हाँ, पोटेशियम जो होता है K2CO3 है। ठीक है, तो 2 पोटेशियम है 2, तो पोटेशियम का जो होता है उसका 39 होता है। ठीक है, प्लस C कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है गुणे 16। ठीक है, तो कितना हो गया ये, और ये 40 गुना 80, 80 में से तो घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, ये 78 प्लस 12, 78 12 कितना हो गया 70, 10 80 90 हो गया, प्लस 16 48, कितना हो गया ये 9 4 138 आई थिंक लग रहा है 138। कैसे बात कर लेते हैं, 40 दुनिया 80 माइनस 2 78, और ये 12 78 12 70 80 90 90 90 और 9 7 130 138 138 सही है। ठीक है, तो 138 इसका होगा क्या, K2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 138 होगा। तो यहां से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे हम जब, तो वैसे इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे बस हमको इसका पता होना चाहिए पोटेशियम का। तो जो कि इससे पता होता है 1 मोल K2CO3 इक्विवेलेंट है, इसमें कितने 1 मोल K2CO3 में कितने मोल K2 के हैं, के हैं 2 मोल ऑफ K। ठीक है, K2CO3 में कितने के हैं 2 के हैं, वही मैंने लिखा है कि 1 मोल K2CO3 में 2 मोल K के हैं। ठीक है, तो चूंकि ये केजी में दिया हुआ है और ये मोल में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मोल है अब, तो इसको हम लोग केजी में कैसे लिख सकते हैं, ग्राम में। तो 2 और के का मान कितना होता है, जो 39, ये क्या हो गया, ये ग्राम हो गया, ग्राम ऑफ के। ठीक है, मैंने क्या किया है, 2 तो पहले से था। ठीक है, 39 क्या है, 39 जो के है, के का एटॉमिक वेट है, तो उसी को मैंने ग्राम में कर दिया तो वो मोल के बराबर हो जाता है। तो वही चीज मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 78 ग्राम ऑफ के। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि केजी में पूछा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको केजी में कर लेते हैं, यहाँ पे 1 किलो मोल कर लेते हैं, इसको 1 किलो मोल K2CO3 जो बराबर होगा, इसको हम लोग किलोग्राम में कर देना है, किलोग्राम ऑफ केजी ऑफ
के, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे कितना दिया है 117, तो 78 किलोग्राम ऑफ के दिया हुआ है, तो 117 हमको निकालना है, तो 78 यहाँ पे गुणे 1 कर देंगे, ठीक है। और ये 78 जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 78 आपके यहाँ गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 78। अब हम कितने निकालना है 117 में, तो 117 इधर भी गुणा कर देंगे और इधर भी गुणा कर देंगे। अब ये गुणा करेंगे तो आएगा कितना आपका, आएगा ये गुणा करते हैं 39 से था ना, 39 गुना 39 दिया, देखते हैं यहाँ पे 39 गुणे 3 27 3 गुना 11, ठीक है, 3 में कट जा रहा है, ठीक है। तो ये 39 से कट रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, 39 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 को हम कितना लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे 1/5 लिखेंगे, 1/5 किलो मोल K2CO3 बराबर में कितने 117 kg ऑफ के, ठीक है। तो यही पूछा भी है, लेकिन हमें मोल्स में पूछा हुआ है, हाउ फाइंड द मोल्स ऑफ, तो ये कितने होंगे 117 kg ऑफ के में जो होगा वो कितने मोल में होगा 1.5 के में होगा, 1.5 किलो मोल में या 1500